कल के क्लास में मैं तरंग के बारे में बताया था। तरंग एक प्रकार की क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज है। तो तरंगों की आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन तरंग? श्रव्य तरंग, दूसरा अनुश्रव्य तरंग, तीसरा पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। अनुश्रव्य तरंगों का लेस देन 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम होता है, और पराश्रव्य तरंगों का 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है। एक मनुष्य की जो श्रव्य सीमा होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हमारे जो कान के पर्दे होते हैं वो संवेदना को ग्रहण नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन नहीं पाते हैं। या 20,000 के अधिक हर्ट्ज की जो ध्वनि होगा उसको भी कान का जो पर्दा होता है, जो कंपन होता है 20,000 वाला, उस कंपन को ग्रहण नहीं कर पाता है, इसीलिए हम 20,000 से ज्यादा की ध्वनि भी सुन नहीं सकते हैं। तो श्रव्य तरंग कितना के बीच रहेगा? 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच। वैसी ध्वनि तरंगें जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, वैसे तरंगों को हम लोग कहते हैं अनुश्रव्य तरंग। अनुश्रव्य तरंगें किससे किससे निकलती हैं? या अनुश्रव्य तरंगों को कौन कौन ग्रहण कर सकता है? कुत्ता, चूहा, हाथी, गैंडा, और एक मछली है व्हेल मछली। कौन मछली है? व्हेल मछली। तो आजकल कंपटीशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? तो भूकंप के दौरान जो तरंगें उत्पन्न होती है वह कौन सा तरंग होता है? अनुश्रव्य। उन तरंगों को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। लेकिन जीव जंतु जैसे चूहा है या समुद्री जीव क्या है? व्हेल है, तो इन तरंगों को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेता है। कुत्ता भी ग्रहण कर लेता है अनुश्रव्य तरंगों को, या चूहा जैसा छोटे जीव है ना, सांप वगैरह, गिलहरी वगैरह है ना, वो भी अनुश्रव्य तरंगों को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो आप हाथी भी याद रखेंगे, कंपटीशन में पूछते रहता है। आप गैंडा भी याद रखेंगे। पानी में रहने वाली कौन मछली है? व्हेल मछली है। इन अनुश्रव्य तरंगों को क्या कर सकता है? ग्रहण कर लेता है। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंग कौन सी है? अनुश्रव्य तरंग होता है। तो तुम लोग देखना कि समुद्र के किनारे रहने वाले कुछ जो आदि लोग हैं, आदि मानव है जो समुद्र के किनारे रहते हैं, तो व्हेल मछली में अगर कुछ देखेगा ना, असमान एक्टिविटी देखेगा, ठीक है, कुछ असमान उनमें एक्टिविटियाँ देखेगा, अनजेनरल एक्टिविटी देखेगा, तो समुद्री किनारे वाला लोग समझ जाता है कि या तो समुद्री तूफान आने वाला है या भूकंप आने वाला है, भूकंप, तो ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। तो जो लोग प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं, वैसे लोग, प्रकृति के साथ जुड़े रहने वाले लोग हमेशा प्रकृति का जो चेंजिंग होता है उन उस चीज़ों को समझता है। तो सोचो, हम लोग पढ़ लिख के भी बहुत सी चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग, जो जंगली लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उस समुद्र के व्हेल मछली के जो होता है उसका एक्टिविटीज होता है, कार्य जो शैली होता है, या असमान रूप से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसको देखकर वो पता लगा लेता है कि आने वाला भूकंप है या क्या है या नहीं है। चूहा अगर घर में मान लिया कि इधर उधर दौड़ने लगता है तो हमें आभास हो जाता है, चूहा को पता चल जाता है, और उसके बाद वो अनुभव कर लेता है किन तरंगों को? अनुश्रव्य तरंगों को। तो समझ गए हैं कौन तरंग? अनुश्रव्य। अब आएगा कौन तरंग? पराश्रव्य तरंग। तो इसकी आवृत्ति कितना हर्ट्ज से कितना से अधिक होती है? 20,000 हर्ट्ज से बीच होती है। पराश्रव्य तरंग कौन उत्पन्न करता है? चमगादड़। और एक और याद रखना, डॉल्फिन एक जीव है, बहुत ही बुद्धिजीवी जीव होता है, जो समुद्री मछली की श्रेणी में आता है। तो डॉल्फिन भी कौन तरंग उत्पन्न करता है? पराश्रव्य, या इसको अनुभव कर पाता है। चमगादड़ रात के अंधेरों में उड़ सकता है, अपने शिकार को पकड़ सकता है। उसका एक ही कारण है कि चमगादड़ कौन तरंग उत्पन्न करता है? पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। और पराश्रव्य तरंगों का हमारे दैनिक जीवन में, साइंस में, चिकित्सा के क्षेत्रों में काफी उपयोग है। कुछ मुख्य बातें जो मैं बोल रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग
हृदय की धड़कन संबंधी जांचों में किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसीजी। इसका फुल फॉर्म होता है इको कार्डियोग्राफी। फुल फॉर्म में क्या बता रहा हूँ? इको कार्डियोग्राफी होता है। यही नहीं, अगर मान लिया कि बहुत लोगों को सुना होगा कि किडनी में पथरी हो जाता है। किडनी में पथरी कौन सा रसायन के कारण होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। किसके कारण होता है? मार्क कर लो कॉपी में, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। इन समझना कि पत्थर उत्थर कुछ होता है, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। हो गया? तो अगर मूत्र मार्ग में या किडनी के मार्ग में कैल्शियम ऑक्सलेट हो और अगर हम प्रस्राव तरंगों को भेज दें या प्रस्राव तरंगों को आघात कर दें, तो यह जो पथरी होता है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा? पट जाएगा। और वह छोटे छोटे जो कण होगा पेशाब के रास्तों से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो किडनी के पत्थर को तोड़ने में इलाज के दौरान किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? प्रस्राव तरंगों का। एक यंत्र होता है जिसका नाम है सोनार या सोनारगन। समुद्री नाविक इस्तेमाल करते हैं, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। तो सोनारगन में भी कौन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? किस तरंगों का? प्रस्राव। अल्ट्रासोनिक कहते हैं। प्रस्राव तरंगों को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव, अनुस्रव को कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव और स्रव तरंगों को कहा जाता है विजुअल वेव। समझ रहा है? तो प्रस्राव तरंगों का और प्रयोग मैं बता रहा हूँ। जैसे स्वचालित दरवाजा, स्वचालित मैंने समझता है अपने से लगना और अपने से खुलना, किसका बोध होता है? किसका प्रयोग कर लिया जाएगा? प्रस्राव तरंगों का। जैसे कीड़े मकोड़ों को मारने में भी किन तरंगों का प्रयोग कर लिया जाता है? प्रस्राव तरंगों का। काफी उपयोग मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ। प्रस्राव तरंगों का। जैसे कपड़ों को गंदगी या कपड़ों से धूल हटाने के लिए भी किन तरंगों का प्रयोग कर लिया जाता है? प्रस्राव तरंगों का प्रयोग कर लिया जाता है। अब इसी ध्वनि तरंग में एक शब्द आता है प्रस्राव तरंगों को हम लोग कभी ऐसा नहीं हो, अगर पराध्वनि पूछ लेना बच्चों, तो पराध्वनि को भी प्रस्राव तरंगों को ही क्या कहा जाता है? पराध्वनि भी कहा जाता है। दोनों सेम चीज है, या तो हम प्रस्राव तरंग बोले या तो क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोले। और एक होता है प्रतिध्वनि। क्या होता है? प्रतिध्वनि। लोग इको बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इको। प्रतिध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। हम बोलेंगे किसी चीज से टकरा करके आएगा वापस आएगा, तो जो हम बोल रहे हैं और वही चीज अगर परिवर्तित होकर मुझे पुनः सुनाई पड़े, तो इस घटना के ध्वनि संबंधी एक घटना को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। लेकिन जानते हो, अपनी ही आवाज का इको सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए किसी वस्तु के बीच जहां से हम बोल रहे हैं या जहां से टकरा कर आएगा, याद रखना उसकी दूरी होनी चाहिए कम से कम 16 कितना मीटर? 5 मीटर, या लगभग कितने मीटर के बराबर होता है? 17 मीटर के बराबर होता है। अगर इससे कम होगा तो हमें प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। कल के क्लास में और ऐसे बच्चे जो कंपटीशन बैच की तैयारी कर रहे हैं, या जो मैं आज बताया मेडिकल के बच्चे हों या IIT स्तर के बच्चे हों, इसका लाभ वो उठा सकते हैं। और मैं प्रतिदिन 12 बजे एक वीडियो डालने का प्रयास करूंगा यूट्यूब पर, और फेसबुक पर शाम को डालने का प्रयास करूंगा। तो चाहे वो जनरल कंपटीशन का बच्चे हों, BPSC के बच्चे हों, UPSC के बच्चे हों, मैं मुद्दे की बात करूंगा, तथ्यों पर आधारित बात करूंगा, तथ्यहीन और तर्कहीन बातों को नहीं करूंगा। तो अगर आप लोग इन बातों को ध्यान रखते हैं, और मैं कोशिश करूंगा यथासंभव कि मैं प्रतिदिन वीडियो को डालूं। आज इतना ही, कल का अगला वीडियो।